वेलकम बैक दोस्तों, हमारे चैनल कॉम्पिटिटर्स क्लब में आपका फिर से स्वागत है। मंडी निरीक्षक उप निरीक्षक की तैयारी सीरीज़ में इस वीडियो में हम देख रहे हैं आपके गणित सब्जेक्ट से भिन्न संख्या एवं उनकी संक्रियाएं। गणित की पहली वीडियो में हमने भिन्न संख्या के बारे में देख लिया था, उनकी कुछ संक्रियाएं भी देखी थी। तो रिवीजन कर लेते हैं। भिन्न संख्याएँ क्या होती हैं? भिन्न संख्याएँ वो संख्याएँ होती हैं जिन्हें अनुपात के रूप में लिखा जा सकता है, जैसे 1/2, 2/3। तो इन्हीं को आनुपातिक संख्या भी बोलते हैं। भिन्न संख्या में ऊपर जो संख्या होती है, इस लाइन के ऊपर जो संख्या होती है उसे हम कहते हैं अंश, और नीचे जो होता है उसे हम कहते हैं हर। 2/3 इस प्रकार जब ये लिखा होता है तो इस वाले चिन्ह का मतलब ये भी होता है कि ये भाग में है। 2/3, 2/3 को हम 2/3 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब 2 का 3 बराबर भागों में बंटवारा। परंतु जब अंश की संख्या छोटी होती है, जैसे 1/2, और हर बड़ा होता है, तो इसका मतलब होता है 2 भाग का 1 भाग। 1/2 का मतलब है 2 भाग का 1 भाग। अगर इसे 2 बराबर भाग में बांट दिया जाए तो उसका जो 1 भाग है, इन 2 भागों का 1 भाग, वो है 1/2। तो इस तरीके से इसके 2 अर्थ निकलते हैं। ध्यान रखिएगा, जब हर बड़ा हो तो इसका मतलब होता है कि ऊपर वाली संख्या को इतने बराबर भागों में बांटने को कहा जा रहा है। 2 को 3 बराबर भागों में बांटना है। और जब हर बड़ा हो तो इतने भागों में से इतना भाग, 2 भाग में से 1 भाग, इस तरीके से होते हैं। कुछ क्रियाएं जो होती हैं भिन्न संख्या की, वो किस प्रकार से होती हैं हम देख लेते हैं। किसी संख्या के नीचे अगर 1 लिखा हो, जैसे 2/1 या 3/1, तो उसका मान उतना ही होता है जो अंश वाली संख्या होती है। तो 2/1 को 2 या 3/1 को 3 भी हम बोल सकते हैं। फिर अगर अंश में 0 हो और नीचे कोई संख्या हो, जैसे 0/3 या 0/5, तो इसका मतलब 0 ही होता है, क्योंकि 0 को 3 बराबर भागों में बांटने बोल रहे हैं। 0 को 3 बराबर भागों में बांटिए, 0 को 5 बराबर भागों में बांटिए, वो होगा 0 ही। अगर अंश में ऊपर कोई संख्या हो और नीचे 0 हो तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता, ये है निरर्थक। ऐसी संख्याएं एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि इनका मान अनंत आता है, इनका कोई मान आ ही नहीं सकता वास्तव में। फिर अगर कोई भिन्न संख्या हो, जैसे 1/2 या 3/4, तो भिन्न संख्याओं के अंश और हर में यदि समान संख्या से गुणा किया जाए तो उनका मान नहीं बदलता। इसका मतलब अगर 1 को मैं 3 से गुणा करूं और 2 को भी 3 से गुणा करूं तो इनका मान नहीं बदलता। इसका मतलब 1/2 और 3/6 जो है वो बराबर है। इसके ठीक उलट, अगर ऊपर और नीचे एक ही संख्या से भाग दिया जाए तो भी उनका मान नहीं बदलता। अगर 3/2 और 4/2 किया जाए तो भी उनका मान नहीं बदलेगा। तो ये आएगा 1.5/2 और 3/4 जो हैं ये दोनों बराबर ही हैं। तो अंश और हर में अगर समान संख्या से गुणा किया जाए या फिर समान संख्या से भाग दिया जाए तो उनका मान जो है नहीं बदलता। इसी तरीके से यही चीज़ जो है कई बार हम लोग सरलीकरण में देखते हैं। सरलीकरण का मतलब इसका ठीक उल्टा। अगर 3/6 आपको दिया हुआ है तो उसे छोटे से छोटे संख्याओं में बदलने को, छोटी से छोटी संख्या में बदलना है, परंतु अनुपात वही रहे, उनका मान वही रहे, तो इसे हम कहते हैं सरलीकरण। तो 3/6 को हम 1/2 के अनुपात में बदल सकते हैं। कैसे? उसी संख्या से भाग देकर। तो 3/6 को आप दोनों तरफ 3 से भाग दे सकते हैं, 3/3 और 6/3। इसका मान नहीं बदलेगा, तो 3 एकम 3 हो जाएगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो ये जो प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया को हम सरलीकरण कहते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब हम सरलीकरण करते हैं तो ऐसा भाग लिखते नहीं चलते, तुरंत से हम कैलकुलेट करते हैं मन में, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और सरलीकरण इस तरीके से बड़ी संख्याओं का भी करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम ले लें, क्योंकि ये
जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बड़ा बड़ा तो काम आएगा। सरलीकरण जिसकी हम बात कर रहे हैं, जैसे अगर 25/100 हो, क्या देखते हैं 5 से दोनों भाग चला जाएगा, तो 25/5, 100/5, 5 5 25, 5 विषम 100, पुनः 5 से भाग चला जाएगा, तो 5 एकम 5 और 5 चौक 20। तो जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो इतना नहीं करते, हम सीधा सीधा यहीं पे करते हैं, 5 5 25, 5 विषम 100, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 1/4। तो 25/100 का जो सरलतम अनुपात होगा वो होगा 1/4। तो इस प्रक्रिया की ज़रूरत पड़ती है हमें जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं। अब देख लेते हैं, जब भिन्न संख्याओं की तुलना करनी हो, जैसे अगर आपसे पूछा जाए 1/3, 1/2 और 1/4 को घटते क्रम में लिखिए, घटते क्रम में। तो 1/3 का मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे दिया हो इसको दूसरा उदाहरण से समझते हैं, अगर 1/4, 2/4 और 3/4 हो, तो 1/4 का मतलब होता है कि 4 हिस्से का 1 हिस्सा, 2/4 का 2 हिस्सा, 3/4 का 3 हिस्सा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि 3/4 सबसे बड़ा है, 2/4 उससे छोटा और 1/4। तो जब अंश समान हो तो ये निर्धारित करने में हमें बहुत आसानी होती है। तो हम इस तरीके से निर्धारित कर सकते हैं कि ये सबसे बड़ा है, फिर ये। पर अगर अंश जो है बराबर ना हो, उस कंडीशन में हमें निर्धारित करने में दिक्कत होती है। जैसे अगर आपसे पूछे इसी को, अगर दूसरा क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि 2/3, 1/4 और 3/6 या 1/2, 3/6, 1/2 एक ही मतलब है, को घटते क्रम में लिखिए, इसको घटते क्रम में लिखिए। तो चूंकि यहाँ पे अंश जो है अलग अलग हैं, हमें ये निर्धारित करना मुश्किल होगा कि इनमें कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो ऐसे प्रश्नों के हल करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जो अंश है उसका निकाल लेते हैं लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक की जो वीडियो है मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप पहले वो वीडियो देख लें। तो 3, 4 और 2 का लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे। 3, 4, 2, 3, 4 और 2 का, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये सब के सब गुणा ही हो जाएंगे। 2, 3 दूनी 4 और 2 एकम 2, फिर से 2, 2 एकम 2, 1 और 3 एकम 3। तो 2 गुणित 2 गुणित 3 ये इनका लघुत्तम समापवर्तक होगा। 2 दूनी 4 तिया 12 इनका लघुत्तम समापवर्तक होगा। तो अब इन तीनों संख्याओं के अंश में 12 ले लीजिए। तो 2/3 की जगह आप ले लीजिए 2/12। आप ऐसा लीजिए उसको, 12 आ गया। अब 3 को 12 में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4 से गुणा करना पड़ेगा। वो 4 आप ऊपर भी गुणा कर दीजिए। तो 2 गुणित 4 और 3 गुणित 4, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 12। तो 2/3 जो है बराबर है 8/12 के, तो आप 8/12 ले सकते हैं। फिर 1/4 को देखिए, 4 को 12 में बदलने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, 3 से। तो 3 को ऊपर भी गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा 3 एकम 3 और बटे 12, ये दूसरी संख्या। फिर इस संख्या में देखिए, नीचे अगर 12 ले रहे हैं तो 2 को किससे गुणा करें कि 12 है, 6 से। 6 को ऊपर भी गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 6/12। अब आपके सामने ये तीनों संख्याएं हैं। अंश जब समान हो, माफ़ कीजिए, हर जब समान हो तो अंश जिसका सबसे बड़ा होता है वो सबसे बड़ी संख्या होती है। तो आप देख लीजिए 8/12 सबसे बड़ी संख्या जो कि है 2/3। फिर 6/12 उससे छोटी संख्या जो कि है 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2। और सबसे आखिरी में जो है 3/12 जो कि है 1/4। तो घटते क्रम या बढ़ते क्रम में बदलने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि जो हर हैं उनका लघुत्तम समापवर्तक निकालना पड़ेगा। फिर उसके हिसाब से
जो अंश हैं उनका मान आपको बदलना पड़ेगा। यही जो तकनीक है या फिर यही जो फंडा है आपका भिन्न संख्याओं को जोड़ने और घटाने के लिए भी आता है। तो जैसे जोड़ घटाना इनका देख लेते हैं। तो 1/4 और 2/4 अगर आपको जोड़ना हो तो ये बहुत आसान है। अगर हर जो है उनके समान हो तो ऊपर की दोनों संख्याओं को जोड़ देते हैं, 3/4 इसका आंसर हो जाएगा। अगर हर इनका समान हो और दोनों के बीच अगर घटाना हो रहा हो तो ऊपर की संख्या को घटा देते हैं, हर को ज्यों का त्यों ले लेते हैं, ये हो जाएगा 1/3। परंतु यदि हर जो है समान ना हो, जैसे 2/3 हो, जोड़ रहा हो 4/5 के साथ, अब देखिए हर दोनों का समान नहीं है। इस कंडीशन में क्या करते हैं कि पहले नीचे वाली संख्या का लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं। 3 और 5 का लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे, आपको आएगा 15, उसे लिख लेते हैं। अब देखिए 3 को 15 में बदलने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा? 5 से। उसी 5 को आप ऊपर भी गुणा कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10। तो इसी को अगर मैं अलग अलग लिखूं पहले, तो 2/3 को आप लिख सकते हैं 10/15, दोनों का मान समान है। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, जब सरलीकरण करेंगे तो 2/3 आ जाएगा। धन 5 को किससे गुणा करूं कि 15 आए? 3 से। ये 3 को ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 4 तिया 12। तो 4/5 को 12/15 लिख सकते हैं। अब देखिए दोनों का हर समान हो चुका है, तो जब इनके जोड़ने की प्रक्रिया होगी तो हर को हम ज्यों का त्यों ले लेंगे और अंश में जो संख्याएं हैं उनको जोड़ लेंगे, तो ये हो जाएगा 22/15 आंसर। एक दूसरा उदाहरण हम ले लेते हैं। 3/5 ऋण 7/8, यह ले लेते हैं इसको 3/8। चलिए अब हर चूंकि दोनों का जो है वो असमान है, तो इसलिए सबसे पहले निकालना पड़ेगा हर का हमें लघुत्तम समापवर्तक। 5 और 8 का लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे, वो आएगा 40। अब 5 को किससे गुणा करें कि 40 आए, क्योंकि हम इसको 40 के हर वाले संख्या में बदलने वाले हैं। तो 5 को 8 से गुणा करने पर आता है 40, तो ऊपर भी 8 से गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा 24। ऋण 8 को किससे गुणा करूं तो 40 आए? 5 से, तो ये हो जाएगा 40। अब ये 5 ऊपर भी गुणा कर दीजिए, ये हो गया 15। अब देखिए दोनों के हर जो हैं बराबर हो गए हैं, तो ज्यों के त्यों लिख लीजिए और अंश में जो संख्याएं हैं उन्हें घटा दीजिए। 24 ऋण 15, ये हो जाएगा 9/40, ये होगा आपका आंसर। ठीक है। बाकी जो जोड़ना घटाना है, अगर यहाँ पे 15 यहाँ पे होता, 24 यहाँ पे होता, तो आंसर जो होगा वो ऋण में आता। वो जोड़ने घटाने के क्लास में हम देख ही चुके हैं, पहली क्लास में। तो इस तरीके से भिन्न संख्याओं के गुणा और भाग किस प्रकार से होंगे वो मैं पहली क्लास में मैथ्स की पहली जो वीडियो बनी थी उसमें कवर कर चुका हूँ। फिर भी एक बार रिवीजन करने के लिए देख लेते हैं उसे तुरंत से। तो अगर 1/2 और 3/4 का गुणा हो रहा हो तो सीधा सीधा हर का गुणा हर से और अंश का गुणा अंश से कर दिया जाता है। 3 एकम 3, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा आंसर। अगर भाग हो रहा हो 1/2 भागित 3/4, उस कंडीशन में क्या किया जाता है कि भाग को आप चिन्ह बदल दीजिए गुणा में और उसके बाद जो संख्या उसे पलट दीजिए। तो ये हो जाएगा 1/2 गुणित 4/3, ये हो जाएगा 4/6। सरलीकरण कर दीजिए इसका, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 2/3 जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। इसी को दूसरे तरीके से ऐसा भी लिख सकते हैं कि 1/2 जो है वो भाग में है 3/4 के। इस प्रकार की संख्याएं भी आती है भिन्न में। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ऊपर की संख्या को ज्यों का त्यों लिखा जाता है और ये भाग को हम गुणा में बदलते हैं और ये वाली जो संख्या होती है वो पलट जाती है।
4/3, यहीं पे पहुंच गए इस प्रकार से। अच्छा, अभी तक जो संख्या हम लोग देख रहे थे वो थे सामान्य भिन्न। कुछ मिश्र भिन्न भी होते हैं, कुछ जो भिन्न होते हैं, जैसे 3 सही 1/4, इन्हें हम मिश्र भिन्न कहते हैं। इनका मान कैसे निकालते हैं कि जो ये जो संख्या होती है और नीचे जो हर होता है उनका कर दिया जाता है गुणा, फिर इस संख्या का ऊपर जो संख्या होती है उसके साथ कर दिया जाता है धन। यानी ये कैसा हो जाएगा, 4 × 3 धन 1 बटे नीचे जो संख्या है वो उतना ही रहता है। ये हो जाएगा 12 धन 1/4 13/4, ये वो संख्या है। तो 3 सही 1/4 का मतलब होता है 13/4। ये हमने भिन्न की संक्रियाएं देख ली, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग। अब इनसे संबंधित हम कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है, किसी संख्या के 1/3 भाग में से उसका 1/4 भाग घटाने पर 12 आता है, तो वो संख्या बतानी है। अच्छा चलिए पहला का हल देख लेते हैं। मान लीजिए कि वो संख्या x है। गणित में हम सामान्य तौर पे किसी चर को निकालने के लिए x, y इस टाइप के लेटर्स जो हैं ले लेते हैं। तो मान लीजिए कि वो संख्या x है। संख्या यदि x मान लिया आपने, तो उसका 1/3 भाग क्या होगा, उसका 1/3 भाग हो जाएगा x गुणित 1/3, जो कि हो जाएगा x/3। उसी तरीके से उसका 1/4 भाग क्या हो जाएगा x/4। दोनों को घटाना है तो 12 आता है। प्रश्न बोलता है कि जब x/3 को से x/4 घटाते हैं तो आता है 12। चलिए, हर में जो है दोनों असमान संख्या है, इसलिए इनको घटाने के लिए पहले इनका लघुत्तम समापवर्तक निकालना पड़ेगा। 3 और 4 का लघुत्तम समापवर्तक आएगा 12। तो यहाँ पे अगर 12 लिखते हैं तो 3 को किससे गुणा करें कि 12 आए, 4 से। तो वो 4 को आपको ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 4x। तो x/3 और 4x/12 दोनों का मान एक ही है, समान है। ऋण 4 को 12 में बदल लेते हैं, किस में गुणा करने से 12 आएगा, 3 से। तो ऊपर भी 3 से गुणा करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 3x। अब जबकि हर दोनों के बराबर हो गए हैं तो इनको घटाने के लिए आप हर को लिख लीजिए और ऊपर जो दोनों संख्या हैं उन्हें घटा लीजिए। 4x ऋण 3x, 4x में से 3x घटाइए, क्या बचेगा, 1x/12। और ये हम बोल रहे हैं कि ये किसके बराबर है, इन दोनों का जो घटाना है, ये जो दोनों घटा रहे हैं वो 12 के बराबर है। ये 12 x/12 बराबर 12, 12 का हो जाएगा तिर्यक गुणा, तो x बराबर हो जाएगा 12 × 12, जो कि हो जाएगा 144। तो आपका आंसर जो आ जाएगा वो 144 हो जाएगा। दूसरा प्रश्न हम देख लेते हैं। किसी भिन्न का हर उसके अंश से 11 अधिक है। अच्छा चलिए, हमने मान लिया कि उसका अंश जो है वो है x है। मान लिया, माना अंश x है, हर जो है उससे 11 अधिक है, तो हर का मान क्या हो जाएगा, x/11। अब प्रश्न बोलता है उसके अंश तथा हर में 8 जोड़ने पर 3/4 प्राप्त होता है। प्रश्न क्या बोलता है कि x में 8 जोड़ दूं और हर में 8 जोड़ दूं तो उसका जो मान है वो 3/4 प्राप्त होता है। चलिए हल कर लेते हैं। x/8, x/11 और 8 19, ये बराबर हो जाएगा 3/4। इनका हो जाएगा तिर्यक गुणा, ये x/8 का 4 के साथ और x/19 का 3 के साथ करते हैं। तो 4 × x/8 बराबर, ये होता है तिर्यक गुणा हो रहा है 3 × x/19। हल करेंगे तो ये हो जाएगा 4x/48 बराबर 3x/57।
चलिए इसको आगे मैं ले लेता हूँ। 4x धन 48 बराबर 3x धन 57। 3x इधर आ जाएगा बराबर से, चूंकि ये पाला बदल रहा है तो ये धन में होने के कारण इधर आने पर ऋण हो जाएगा। 4x ऋण 3x बराबर 48 धन में है, उस पार जाने पर वो हो जाएगा ऋण 57 ऋण 48। 4x में से 3x घटा बचा x, 57 में से 48 घटा बचा 9। तो x क्या है? अंश है, तो अंश उसका हो जाएगा 9। हर जो है x प्लस 11 है उससे 11 ज़्यादा, तो 9 धन 11 ये हो जाएगा 20। तो आपका जो भिन्न हो जाएगा वो हो जाएगा 9/20। ठीक है। अभी चूंकि मैंने किसी वीडियो में इनके बारे में नहीं बताया, 1 मिनट लेकर उसके बारे में आपको बता देता हूँ। ये जो चीज़ें मैं बोल रहा था, अगर कोई संख्याएं जो हैं प्लस या माइनस में या गुणा या भाग में बराबर के इस ओर हों, जिसे हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड LHS, और उसके उस साइड को हम बोलते हैं RHS राइट हैंड साइड, दायां हाथ दायां पक्ष बायां पक्ष, इसको हम बोलते हैं बायां पक्ष और इसको हम बोलते हैं दायां पक्ष। तो कोई संख्या अगर बाएं पक्ष में ऋण में हो तो वो दाएं पक्ष में जाने पर धन में बदल जाती है, और अगर गुणा में हो तो दाएं पक्ष में जाने पर भाग में बदल जाती है, बशर्ते कि दोनों के बीच जो है बराबर का चिन्ह हो। उदाहरण के देख लेते हैं। 1 धन 5 बराबर 2 धन 3, सही है? नहीं, 3 धन 3, क्योंकि 5 और 1 भी 6 होगा, बराबर होगा 3 और 3 भी 6 होगा। तो इस नियम के अनुसार यदि हम इनका पक्ष परिवर्तित करते हैं तो हर हालत में ये बराबर सही होना चाहिए। करके देखते हैं। तो ये 1 को हम उधर लेके चले जाते हैं, 5 बराबर क्या हो जाएगा, 1 चूंकि धन में है वहाँ जाके ऋण में हो जाएगा, तो 3 धन 3 ऋण 1, ये बराबर हो जाएगा 6 ऋण 1 जो कि है 5। तो इस स्थिति में भी ये बराबर है। ये 3 का स्थान हम परिवर्तित करके देखते हैं। अगर उसको इस पक्ष में लेके आए तो ये हो जाएगा 1 धन 5, चूँकि ये धन में है यहाँ क्या हो जाएगा ऋण, और उधर बच जाएगा 3। तो 5 और 1 6 ऋण 3 बराबर 3, 6 में से 3 गया 3 बराबर 3। हर कंडीशन में ये सही आ रहा है। इसका मतलब ये जो हम देख रहे हैं राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड पे पाली बदलने का जो चिन्ह जो बदलते हैं वो बिल्कुल सही है। ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। अगर अच्छे से समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे YouTube चैनल कॉम्पिटिटर्स क्लब को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।